हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव। और जैसा कि हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और जैसा कि हमने सोचा है कि यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इकोनॉमी का, उसके लिए एक सीरीज़ लॉन्च करूं। और उसमें हम लोग डेप्थ में कंसेप्ट को देखेंगे, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड जो भी आरबीआई मनी मॉनेटरी पॉलिसी है, मनी एंड बैंकिंग है, जिससे जो रेलिवेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इकोनॉमी का वो सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा। और उसमें जो सोर्स होगा वो इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह होगा। और साथ में हम लोग बिहार का जो इकोनॉमी है, जो वहाँ का मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, जैसे कि जीडीपी, जीएसडीपी एंड क्या ग्रोथ है, क्या बजट एंड इकोनॉमी सर्वे, उसको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर विथ क्वेश्चन नंबर 31। और इसमें क्या बोला जा रहा है पहले हम वो देखेंगे। 31 क्वेश्चन सेइंग हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब एट 1 डिग्री इंटरवल। तो कितना लैटिट्यूड, पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक रफ ग्लोब का डायग्राम बना रहा हूँ। और इस पे ना लैटिट्यूड जो है ना, वो इमेजिनरी लाइन है एक तरह से। और वो जो है सो कि दो भाग में बांटता है। जो ग्लोब है उसको, अर्थ को, टू हेमिस्फेयर में बांटता है। वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड अनदर इज सदर्न हेमिस्फेयर। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से 0 डिग्री, ये जो मिडिल लैटिट्यूड है उसको 0 डिग्री बोलते हैं, जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं। अब इस पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैं बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इक्वेटर जो है वो कौन कौन से कंट्री से और कितने कंट्री से पास करता है, उसको देखना ज़रूरी हो जाएगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसको बोलते हैं। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री विल बी नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होगा 23.5 डिग्री साउथ में होगा। ओके, सो उसके बाद ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कितने सारे लैटिट्यूड पास करेंगे। तो अगर यहाँ से लेके 0 से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके आप 90 तक के जाओगे, और इधर से 90 तक के जाओगे, तो 90 और 90 80 हो जाता है, प्लस 1 इज 0 डिग्री, तो 181 हो जाएगा। बट एज पर बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की, द आंसर वाज 179। वाई? बिकॉज दिस इज मेंशन इन द एनसीईआरटी। ओके, इसीलिए इन्होंने 179 आंसर दिया है। और उसमें ये लोग शायद 90 डिग्री को, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, इसके कारण ये 179 हो जा रहा है। ऐसे आप लोग हमको बताओगे कि जो लैटिट्यूड है वो क्या बताता है और लॉन्गिट्यूड है वो क्या बताता है। तो लैटिट्यूड विल शो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द अर्थ। ओके, अर्थ का जोग्राफिकल एरिया में 1 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस जो है वो कितना होगा, ये आप लोग हमको बताओगे। 1 डिग्री लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लोगे। और ये जो है डिस्टेंस को बताता है। और जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड जो है ये भी इमेजिनरी लाइन है, विच वाज ड्रॉन फॉर द रेफरेंस ऑफ टाइम। इससे हम लोगों को टाइम का पता चलता है। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो उसके बेसिस पे हम लोग को टाइम का पता चलता है। और कल के क्वेश्चन में भूटान वाला जो क्वेश्चन था कि अगर 0 डिग्री ग्रीनविच पे इतना टाइम है तो भूटान में कितना टाइम होगा। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि इंडिया का
जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो कितना से कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड और कितना से कितना डिग्री लैटिट्यूड तक उसका एक्सटेंशन है। तो पहले हम लोग देखते हैं इंडिया का, उसके बाद देख लेते हैं बिहार का। तो इंडिया का जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये होगा इंडिया का व्हाट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड मैंने बताया, लैटिट्यूड क्या शो करता है, लैटिट्यूड शो करता है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को, और लॉन्गिट्यूड क्या शो करता है, लॉन्गिट्यूड शो करता है टाइम को। ओके, जिसका रेफरेंस है 0 डिग्री ग्रीनविच। ओके, आप लोग हमको बताओगे कि 0 डिग्री ग्रीनविच कौन कौन से कंट्री से पास करता है। ओके, सो ये हो गया लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूड विल बी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसको ऐसे याद करने के लिए ना आप ऐसे याद कर लोगे, 8 4 से 37 6 और 68 7 से 97 25 मोबाइल नंबर की तरह, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड मैं एक बार फिर से बोल दूँ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट विल बी लॉन्गिट्यूड। ये नॉर्थ और ईस्ट में जो नॉर्थ है ना लैटिट्यूड का, ये याद रखना, साउथ नहीं होगा क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में है ना इंडिया, और जो ये है लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट में होगा। ठीक, अब हम लोग बिहार का देख लेंगे। बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। ओके, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना होगा बिहार का, 83 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से ये हम लोग दोनों को जो भी इंडिया का है एक्सटेंट और बिहार का, दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अनदर क्वेश्चन इज कि बिहार का जो लैंड है वो कितना परसेंट है टोटल इंडिया का लैंड का, तो ये 2.86%, और पॉपुलेशन कितना है, तो 8.6%, ऐसे याद कर लेंगे। 8.6% है पॉपुलेशन और 2.886% है क्या, तो ये जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, अब बिहार जो है, बिहार का जो लेंथ है वो 345 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। जो बिहार का जो चौड़ाई है वो हो गया 345 डिग्री, और जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर ईस्ट से, सॉरी ईस्ट से वेस्ट। ओके, पूरब से लेके पश्चिम तक है 483 किलोमीटर। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में देख लें फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, एज पर द बीपीएससी आंसर की 179, बिकॉज इट इज़ मेंशन इन, इसको मेंशन किया गया एनसीईआरटी में, इसलिए 179 डिग्री होगा। ओके, क्योंकि वो पोल को शायद काउंट नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये इस पर्सपेक्टिव से ना आप लोग इसको याद कर लोगे, और आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जो प्लेन है वो उसका कितना, नॉर्थ बिहार में कितना स्क्वायर किलोमीटर मिलता है और साउथ बिहार में कितना स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज, तो ये इसका जो कमीशन का जो आंसर है वो 30 मीटर दिया गया है। ऐसे एवरेज जो प्लेन है बिहार का वो 60 to 120 मीटर हाइट है। ओके, तो
इसमें हम लोग को देखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बिहार का प्लेन को जो है वो मेनली दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ द नॉर्थ गंगेटिक प्लेन और अनदर इज साउथ गंगेटिक प्लेन। उत्तरी गंगा की मैदान और दक्षिणी गंगा की मैदान। तो नॉर्थ गंगेटिक प्लेन जो है, उत्तरी गंगा की मैदान जो है, उसमें 56,980 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि नॉर्थवर्ड एक्सटेंट है नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन का। और साउदर्न का क्या हो जाएगा, साउथ का हो जाएगा 33,670। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, 56,980 स्क्वायर किलोमीटर उत्तरी गंगा का मैदान का और सदर्न गंगेटिक प्लेन का 33,670 स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90,650, 90,650 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है हमारा गंगेटिक प्लेन का साइज है। ओके, बाकी में क्या आ जाएगा, तराई आ जाएगा, माउंटेनियस रीजन आ जाएगा। ओके, अब आप लोग हमको बताओगे कि बिहार का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है। तो ये है 94,163 किलोमीटर। ये सब तो याद ही करके रखना पड़ेगा, ये पूछा भी गया है। और 12वां सबसे बड़ा राज्य है, किसके हिसाब से, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से 12th लार्जेस्ट स्टेट। ओके, और पॉपुलेशन के हिसाब से आप लोग बताओगे हमको। पॉपुलेशन के हिसाब से फर्स्ट इज यूपी, सेकंड इज महाराष्ट्र। फर्स्ट इज यूपी, पॉपुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज बिहार। ठीक है, तीसरा बिहार है। ये सब बेसिक्स है, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोग। ठीक है, ऐसे तो अभी सेंसस हुआ नहीं है, आई थिंक बिहार सरपास कर जाएगा महाराष्ट्र को। तो ओके, इस हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नॉर्थ गंगेटिक प्लेन में कौन कौन सा प्लेन है, जैसे महानंदा प्लेन हो गया, कोसी प्लेन हो गया, कमला प्लेन हो गया, ठीक है, गंडक का प्लेन हो गया। साउथ बिहार में क्या हो जाएगा, सोन का प्लेन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यूल का प्लेन, अजय का प्लेन। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग देख लोगे। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। एक बार हिंदी में देख लेता हूँ फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर, यही आंसर होगा। और मैं ये बता दूं कि कोसी का जो क्षेत्र है वो आपको पता ही होगा कि फ्लडेड रहता है हर साल। तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब क्या क्या, कैसे ड्रेनेज पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए, आपदा का जो भी आपदा से निकलने के लिए जो भी क्या पर्सपेक्टिव, क्या मेजर्स होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। ऑन विच प्लेटो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑप्शन ए इज मालवा, ऑप्शन बी इज बागेलखंड, ऑप्शन सी इज बुंदेलखंड, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले ना, इसमें तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक जो रफ इमेज है ना वो दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन सा चीज़ जो है, कौन कौन सा जो प्लेटू है कहाँ पे है, कौन सा प्लेन कहाँ पे है, कौन सा माउंटेनियस रीजन कहाँ पे है। तो चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में। ये एक इंडिया का रफ मैप हो गया। अगर ये आपके दिमाग में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कहाँ पे है। तो फर्स्ट मैं याद करने का भी तरीका बता दूंगा। ये हो गया अरावली रेंजेज, जो कि इस शेप में है, वेयर नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद अरावली के बाद थोड़ा यहाँ मेवाड़ रीजन हो जाता है, मेवाड़ के बाद मालवा, मैं याद करवा दूंगा इसको। उसके बाद मालवा के बाद विंध्यन रेंजेज, विंध्यन के बाद सतपुरा,
सतपुरा ए सीरीज ऑफ 7 फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, आप लोग हमको बताओगे सतपुरा का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन से हिल पे है और क्या नाम है उसका। ठीक है, सतपुरा के बाद अब सतपुरा में ना इम्पॉर्टेंट कुछ माउंटेन्स है, आप लोग सुन लो। ये मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ बता रहा हूँ। पहला इस सॉरी ग्वालियर हिल्स, ओके, उसके बाद बैतूल प्लेटू, उसके बाद महादेव हिल्स, उसके बाद मालवा प्लेटू। ओके, तो जो सतपुरा का हाईएस्ट पीक है वो पंचमढ़ी हिल्स पे है। ठीक, महादेव हिल्स पे है और नोन एज पंचमढ़ी। ओके, सतपुरा का हाईएस्ट पीक तो सतपुरा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सतमाला, सतमाला के बाद अजंता, हरिश्चंद्रा, फिर बालाघाट। ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा। ओके, तो मैं एक बार याद करने के लिए निमोनिक्स बता रहा हूँ। ओके, तो आरावाली, आरावाली, मलवा, विंध्या, सतपुरा, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट। ठीक है, कैसे याद करेंगे, आरावाली, मलवा, विंध्या, सतपुरा, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट। ठीक है, सतमाला और सतपुरा के बीच से रिवर तापी इज फ्लोइंग। ओके, और विंध्या और सतपुरा के बीच से रिवर नर्मदा इज फ्लोइंग। ओके, और हरिश्चंद्रा और सतमाला के बीच से रिवर गोदावरी इज फ्लोइंग। ओके, तो ये हो गया रफ मैप। अब आपको ये पता होगा, मैंने दिखाया कि आरावली मलवा कहाँ पे था, सॉरी, तो आरावली, इसको आप गलत, मैं याद करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो मलवा वज देयर अरावली के नीचे, और बच गया क्या हमारे पास, बागेलखंड और बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड रीजन आपको पता होगा ना कि बुंदेलखंड रीजन कहाँ पे है। तो बुंदेलखंड रीजन ये यूपी का दिस साइड में, यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन है। इधर से रिवर केन जाती है, इधर से रिवर बेतवा जाती है। तो ये जो ड्राई रीजन है ना, जो कि जिसमें पानी का जो है फ्लो कम हो पाता है, तो इसी के लिए केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा जो कि इंडिया का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च किया गया है। तो वाटर टू गिव वाटर, टू प्रोवाइड वाटर इन द वाटर स्कार्स रीजन ऑफ विच, बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश। ओके, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो आप लोग कहीं ना कहीं लूसेंट एनसीईआरटी वगैरह में पढ़े होंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो कौन कौन से सबसे पहले स्टेट से पास करती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आप हम लोग हमको बताओगे कमेंट में, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, सबसे कम इसी स्टेट से होता है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मैं लिख देता हूँ। पूछेगा कि मिनिमम किस स्टेट से हो सकते हैं, पास करता है टॉपिक ऑफ कैंसर, तो दैट विल बी राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी लिख देना चाहिए था। ओके, मध्य प्रदेश। उसके बाद सीजी, छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम। ओके, तो गुजरात, राजस्थान, हम लोग मैप पे एक तरह से सोच के चलेंगे कि कहाँ किस किस स्टेट से पास कर रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, जो नॉर्थ स्टेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विच सिटी इज़ लोकेटेड नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर पर्सपेक्टिव से। तो देखो, जो त्रिपुरा और मिजोरम का जो कैपिटल है ना, वो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है। ठीक है, ये त्रिपुरा, सॉरी फॉर माई बैड
मैप ड्राइंग। तो यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से पास कर रहा है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ में है ऐजवाल और हियर इज़ अगरतला, ठीक है। तो त्रिपुरा और त्रिपुरा का जो कैपिटल है वो अगरतला यहाँ पे, और यहाँ पे ऐजवाल, ये दोनों नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और साउथ में क्या क्या हो जाता है, रांची, भोपाल और गांधीनगर। रांची झारखंड का कैपिटल, भोपाल, ठीक है, रांची, भोपाल और क्या, गांधीनगर, ठीक है। ये साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। फेमस जो सन टेम्पल ऑफ मोधेरा है ना, वो एग्जैक्टली लाई करता है ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एरिया है वो ट्वाइस देन द एरिया ऑफ साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब इस हिसाब से जब इतना आपको पता होगा तो तो इस क्वेश्चन को आप करके ले जाओगे कैसे हो, ये देखो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बोल रहा है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। तो आपको अगर लोकेशन एक रफ पता है ना कि बुंदेलखंड रीजन कहीं और यूपी में ऊपर में था, और ये आपको पता है कि जो इंडियन मेरिडियन टाइम 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ से पास करती है, तो आपको पता होगा यूपी के मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के निकट नैनी जो प्लेस है वहीं से पास करता है। तो जब उसको देखोगे तो ये डायरेक्टली जो है, जो बागेलखंड रीजन है ना, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लाई करता है, ठीक है। तो बागेलखंड रीजन जो छत्तीसगढ़ है उसको क्रॉस करके ये जो इंटरसेक्ट करती है एक स्पेसिफिक प्लेस है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, तो ये वहीं पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगर थोड़ा सा बुंदेलखंड का आपको ये पता होता ना, ये बुंदेलखंड केन बेतवा और उधर ऊपर में है थोड़ा, मतलब 78 के अक्रॉस हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को करके ले जाओगे। तो हियर जैसे ही हमारा ऑप्शन बुंदेलखंड रीजन जो वाटर स्कार्स रीजन है उसका लोकेशन आपको थोड़ा सा पता है, ऐसा पता होना ही चाहिए। तो ओनली ऑप्शन विच विल लेफ्ट बी विल बी द ऑप्शन डी एंड बी। तो मैं बताया हूँ जैसा कि इस ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन में नन ऑफ द एबव जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो ओनली ऑप्शन बी विल बी लेफ्ट, दैट विल बागेलखंड विल बी द आंसर। थोड़ा सीरीज़ लंबा जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ देखो तो कुछ सीख के जाओ, और ऐसे ही क्वेश्चन तो सबको ही करवा देता है, ठीक है। चलो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड इज़ नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। ओके, पूछ रहा है कि कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो, एक मिनट, ओके, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज़ नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। तो आप ये मुझे नहीं आ रहा था, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं दिमाग में क्लिक कर रहा था विद इन लिमिटेड टाइम। तो अगर आप लोग देखोगे ना उत्तराखंड जो अपर हिमालयन स्टेट है, तो उत्तराखंड को ना दो भागों में डिवाइड किया गया है। और ये वन इज़ व्हाट, कुमाऊं हिल्स, और अनदर इज़ गढ़वाल हिल्स, ठीक है। तो जो गढ़वाल हिमालय है दिस विल बी दिस साइड, एंड कुमाऊं हिमालय दिस विल बी दिस साइड। तो आप लोग एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो जो ये दो ऑप्शन दिया गया ना, तीन ऑप्शन जो दिया गया ना, मेन ऑप्शन ए इज़ अल्मोड़ा, ऑप्शन बी इज़ चमोली, ऑप्शन सी इज़ उत्तरकाशी। तो जो उत्तरकाशी और चमोली, उत्तरकाशी जो है वो इस साइड इस एरिया में आता है, अपर रीजन में, जहाँ से मेनली गंगोत्री ग्लेशियर एंड बंगर कुछ ग्लेशियर वेयर द रिवर यमुना ऑरिजिनेट्स। तो इस एरिया में उत्तरकाशी है और इस एरिया में चमोली डिस्ट्रिक्ट है, और दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो अपर डिस्ट्रिक्ट है, और चमोली इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एज पर एरिया। तो ये दोनों जो है वो तिब्बत को टच करती है, तिब्बत वाले रीजन को। इंडिया का मैप मैं अगर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से ये अपर उत्तराखंड वाला जो रीजन है तो ये तिब्बत वाले को टच करता है, ठीक है। तो चमोली और उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर रिवर का ऑरिजिन सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, ड्रेनेज सिस्टम, तो वहाँ से आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जहाँ से रिवर अलकनंदा ऑरिजिनेट करती है। मैं एक बार उसको भी देख ले रहा हूँ, ओके। तो वैसे ही चमोली एंड उत्तरकाशी दोनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, और बचता है हमारे पास क्या,
बचता है ऑप्शन ए, दैट विल बी अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जो है वो मिडिल ऑफ द और लोअर पार्ट में उत्तराखंड का पड़ता है, जो कि तिब्बत के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करता। ओके, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चन क्यों पूछा गया। क्योंकि जो रिवर गंगा है ना, मैं एक बार मैप ड्रॉ कर दे रहा हूँ जल्दी से। वाई फॉर यमुनोत्री, जी फॉर गंगोत्री, के फॉर केदारनाथ, बी फॉर बद्रीनाथ, YGKB, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के सतोकंत ग्लेशियर से अलकनंदा इज ऑरिजिनेटिंग, ठीक है। इसके बाद इसको मीट कौन सी कर रही है, धौलीगंगा। उसके बाद नंदाकनी, उसके बाद पिंडार। तो ये जहाँ जहाँ पे मीट करेगी ना, वहाँ पे एक प्रयाग बनेगा। ओके, और ये केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल रही है, अगर कोल्ली रिवर गंगा, ठीक है। गंगा तो ये मिलने के बाद ही फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से निकल रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, रिवर भागीरथी। ओके, और यहाँ से यमुना, यमुनोत्री हमने बताया, ये बंदरपुच ग्लेशियर है, यूपीएससी का PYQ भी है। सो यू विल बी दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। यमुनोत्री, बंदरपुच ग्लेशियर, गंगोत्री, ठीक है। वेयर रिवर भागीरथी इज ऑरिजिनेटिंग गोमुख ग्लेशियर से। यहाँ से केदारनाथ हो गया, जहाँ से हमने बताया मंदाकिनी, नॉट नंदाकिनी। ओके, तो जहाँ पे सॉरी जहाँ पे रिवर भागीरथी और अलकनंदा विल मीट, दैट प्रयाग विल बी नोन एज देव प्रयाग, ठीक है। देव प्रयाग, नीचे से देव, मैं याद करवा दूंगा इसको भी। ये देव प्रयाग हो गया, ठीक है। उसके बाद देव प्रयाग के बाद जहाँ पे रिवर मंदाकिनी इज मीटिंग टू रिवर अलकनंदा, उसको हम लोग बोलेंगे रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग, ठीक है। नीचे देव के बाद देव जो है भगवान जो है रुद्र हो गए, ठीक है। तो जहाँ पे मंदाकिनी मीट कर रही थी उसको हम लोग रुद्रप्रयाग बोलेंगे। नीचे से नंदाकिनी, तो नंदाकिनी जहाँ पे मीट कर रही है वो नंद प्रयाग। सो सिंपल टू रिमेंबर, N फॉर नंदाकिनी, N फॉर नंद प्रयाग, ठीक है। N फॉर नंदाकिनी, N फॉर नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद धौलीगंगा के नंदाकिनी के बाद हम लोग क्या देखे थे, पिंडार। जहाँ पे पिंडार मीट कर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग, ठीक है। सॉरी, नंदाकिनी मीट कर रही थी नंद प्रयाग, और जहाँ पे धौलीगंगा मीट कर रही थी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग। उसके बाद जहाँ पे आपका सॉरी एक बार मैं फिर से ये कर दे रहा हूँ, बहुत सा मैप ये हो गया। एक बार अलकनंदा को सिंपल से करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद सो सिंपल हो जाएगा। देखो यहाँ से धौलीगंगा आके मीट कर रही है, यहाँ पे नंदाकिनी, यहाँ पे पिंडार, ठीक है। जहाँ पे पिंडार मिलेगी कर्णप्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी मिलेगी नंद प्रयाग, और जहाँ पे धौलीगंगा मीट करेगी विष्णु प्रयाग। अब सही है, अब सही है, ओके। तो सबसे पहले कौन, सबसे पहले देव, उसके बाद रुद्र, उसके बाद कर्ण, उसके बाद नंद, उसके बाद विष्णु, ठीक है। तो ये हो गया, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। इसको आप लोग देख लेना एक बार मैथ पे अच्छे से। 35, वेयर डज द अल नीनो करंट फ्लो, अल नीनो करंट कहाँ फ्लो करता है। ऑप्शन ए इज बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी इज द इंडियन ओशन, ऑप्शन सी इज द पैसिफिक ओशन, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। बताओ भाई, अल नीनो करंट क्या बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, नहीं। अगर क्वेश्चन ये होता द इफेक्ट ऑफ द अल नीनो करंट कैन बी shown in which region, तब आंसर विल बी
मोर देन वन ऑफ द, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कि फ्लो कहाँ करती है, तो ये सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक, ये पेरू चिली वाले एरिया में। यहाँ पे क्या होता है कि पहले से ऑलरेडी जो हम्बोल्ट करंट है, इसको हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, तो हम्बोल्ट करंट जो फ्लो करती है, तो अल नीनो के वजह से क्या होता है ना कि ये जो वाटर जो है ना, कोल्ड करंट है, ठीक है, ये कोल्ड करंट होने की वजह से देयर इज़ फिशिंग रीजन यहाँ पे डोमिनेट करता है, और यहाँ पे अटकामा डिजर्ट, पेंटागोनिया डिजर्ट जो भी है ना, कोल्ड डिजर्ट है, और इसके कारण फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ये भी इज़ ऑल्सो डोमिनेट, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी यहाँ पे डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ऐसे जनरली क्या होता है ना कि रिमूवल ऑफ जो यहाँ का वॉकर सेल जब जनरली बनते रहता है, तो यहाँ से जो ठंडी वाटर जो है, जो ऊपर वाला जो सरफेस वाटर, जो गर्म वाटर है, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करने से यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, हवा गर्म होके ऊपर उठेगी, गर्म होके ऊपर उठेगी तो यहाँ पे देगी प्रेसिपिटेशन। लेकिन जब यहाँ से जब सॉरी, जब वॉकर सेल रिवर्स कर जाता है, यानी कि इस एरिया पे, यहाँ पे जो डिसअपीयरेंस हो जाता है हम्बोल्ट करंट का, और यहाँ पे वार्म वाटर करंट फ्लो करने लगता है, जिससे कि लो प्रेशर डेवलप होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश होने लगता है ज़्यादा, ठीक है। और ये जब जब नॉर्मल वॉकर सेल था ना, तो ऑस्ट्रेलिया में जब बारिश हो रहा था ना, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग विंड है कि ये इंडियन ओशियन को इफ़ेक्ट कर रहा है, इंडियन ओशियन को इफ़ेक्ट कर रहा है नॉर्मल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ला नीना, ठीक है, ला नीना, जिसमें हम लोग को भी बारिश मिलता है, ये वार्म वाटर ना इधर भी इन्फ्लुएंस करती है, इंडियन ओशियन में भी, ठीक है। और जब उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगा, जिससे एक तो यहाँ पे फिशिंग रीजन डोमिनेटेड है, वार्म वाटर के कारण न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाएंगे जो ऑलरेडी हम्बोल्ट करंट लेके जा रही थी, तो क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी बारिश के कारण, यहाँ पे जो बर्ड्स है ना, बर्ड्स वो जो एसिड यूरिक एसिड जो जो भी ये करती है, उससे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री डोमिनेट करता है, तो वो भी क्रॉस हो जाता है, और यहाँ पे बहुत बारिश होने लगता है, तो फिशिंग भी नहीं हो पाता है। सो ये अल नीनो और ला नीना दो कंसेप्ट, तो अल नीनो जो है ना, वो ख़राब है, अल नीनो ख़राब है किसके लिए, ना कि सिर्फ पेरुवियन कोस्ट कंट्री के लिए, ये इंडियन मानसून को भी इफ़ेक्ट करता है। तो इंडियन मानसून में भी जिस साल हर जो जनरली देखा जाता है कि 6 से 7 साल में एक बार वंस विल बी द अल नीनो ईयर, ठीक है। तो वो उस अल नीनो ईयर में प्रेसिपिटेशन कम होता है, और जिसके कारण आपको पता ही है कि इंडिया इज़ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री, तो उससे हम लोगों का इकोनॉमी पे, एग्रो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये अल नीनो जो है वो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, डोमिनेटेड करंट है, जिसके कारण अल नीनो इज़ नॉट गुड, ला नीना इज़ गुड, ठीक है। ला नीना में जनरली ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट पे बारिश हो रहा था, हम लोग देख रहे थे, लो प्रेशर वहाँ बन रहा था, और हाई प्रेशर बन रहा था कैरिबियन कोस्ट पे, लेकिन ये रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल हो गया, लो प्रेशर बनने लगा अफ्रीकन कोस्ट पे, जिसके कारण फिशिंग रीजन भी डोमिनेटेड है, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वहाँ पर डोमिनेटेड है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ही हानि पहुँचता है। तो ये अल नीनो करंट था, इससे जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने समझा दिया, ठीक है। अल नीनो, ला नीना, ठीक है, आप लोग ये भी देख लोगे, इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इंडियन मानसून तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं हिंदी में इसको पढ़ दे रहा हूँ। अल नीनो धारा कहाँ पर प्रभावित होती है, तो प्रवाहित होती है, तो अल नीनो धारा जो है, जैसा कि हमने आपको भी बताया, प्रशांत महासागर में, ईस्ट और सेंट्रल पैसिफिक जिसको बोलते हैं, और कहाँ पे, अभी मैंने जैसे कि आपको एक रफ मैप बना के समझाया था, वो पेरू चिली बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 36। देखो ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर मैंने कैसे बताया है कि जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो, सीधे आप नीचे की तरफ भागो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है हमसे। तो ऑप्शन 1 इज
लेक विक्टोरिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। जैसे ही ये ऐसे इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो ये आप थर्ड पूछा जा रहा है कि फोर्थ पूछा जा रहा है, आप उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, चलो पता है या नहीं पता है, आगे देखते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। ओके, पहले इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ना, तो अभी हम लोग इनकरेक्ट पूछे। तो पहले तो ये दिख गया कि थर्ड है, तो देयर इज़ मैक्सिमम चांस टू बी रॉन्ग ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्योंकि डेटा दिया हुआ है। मैंने बोला है जहाँ भी डेटा हो आपका कान खड़ा होना चाहिए कि हाँ, मतलब बहुत ध्यान देके पढ़ना उस स्टेटमेंट को। इट इज़ वन ऑफ द है ना ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, जहाँ भी वन ऑफ द दिखे ना मैक्सिमम चांस वन ऑफ द ग्रेट लेक्स हाँ हो सकता है, ठीक है। चलो मैं इसके बारे में अच्छे से देखूँगा। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज़। मैंने फिर से बोला जहाँ पे भी डेटा स्पेसिफिक हो जाए 4 कंट्रीज, 3 भी तो हो सकता है भाई, 2 भी तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे प्ले करने का कोशिश कर रहा हो। ऑप्शन 4 इज द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज नाइल रिवर विच एग्जिस्ट द लेक नियर जिंजा इन युगांडा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक ही आउटफ्लो है रिवर का, ठीक है, जो एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा जिंजिया के पास झील से बाहर निकलती है। ओके, तो सबसे पहले हमने बताया जहाँ पे भी स्पेसिफिक दिखे कि थर्ड, देखो थर्ड है ना, अगर पता है कि थर्ड नहीं है, सेकंड नहीं है, तो इसको काट देना, ठीक है। ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स, वन ऑफ द, जनरल लग रहा है ना स्टेटमेंट, मैंने बताया ना जब जनरल स्टेटमेंट हो तो ये सही ही होगा जनरली। तो टू इज़ करेक्ट, जैसे ही टू करेक्ट हो जाता है ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन डी गॉन, ऑप्शन ए गॉन, ठीक। अब नीचे तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, फिर मैं बोल रहा हूँ वहाँ थर्ड दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। यहीं पे एग्जामिनर प्ले करेगा थर्ड फोर्थ थी, भाई 4 कंट्री से नहीं। मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसका ट्रिक है कुत्ता, ठीक। केन्या, के फॉर केन्या, यू फॉर युगांडा और टी फॉर तंजानिया। चौथा कंट्री रवांडा से नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि जो है 3 ही कंट्रीज से बॉर्डर करती है, दैट इज या तो कुक याद कर लो या तो कुत्ता याद कर लो, ठीक है। तो कुत्ता विल बी इजी टू रिमेंबर। तो के फॉर केन्या, यू फॉर युगांडा और टी फॉर तंजानिया। केन्या का कैपिटल कहाँ है आप लोग हमको बताओगे? नायरोबी। ओके, नायरोबी डिक्लेरेशन भी है, आप लोग उसको भी देख लेना। अब जब हमको ये पता चल गया थ्री, अब मैं दिखाया ना आपको, देखो थर्ड लार्जेस्ट, 4 कंट्रीज, दोनों रॉन्ग, यही आपसे पूछ रहा था। सो 1 एंड 3 विल बी आंसर। एक बार हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट को मैं दिखा दूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे मीठी पानी की झील है। जहाँ पे तीसरी दिखे, चौथी दिखे, पांचवी दिखे, घेरे डाल लो। हो सकता है मैक्सिमम चांस यही होगा कि यही गलत होगा। यह अफ्रीका का महान झीलों में से एक है। हाँ भाई, हो सकता है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, फिर बोलेंगे 4 देशों। अभी बताएं, इसका ट्रिक है कुत्ता, कुत्ता से याद कर लो। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील है। हाँ भाई, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल। आप लोग हमको बताओगे विक्टोरिया झील से क्या निकलती है, ब्लू नाइल या व्हाइट नाइल? ओके, तो एकमात्र झील है ये, युगांडा जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अब इस पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा जो है और भी लेक है वहाँ का, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बता दूँ लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकलती है, ठीक है। आप लोग बताओगे ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, उसका भी याद करने का तरीका है। जैसे बी डब्ल्यू सेम जैसा दिखता है ना, बी 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 और डब्ल्यू। तो विक्टोरिया से व्हाइट नाइल, ओके। और जहाँ पे ये ड्रेन करती है, अच्छा इस पर कौन सा कैनल है ये बताओगे? रिवर नाइल पे। और यहाँ पे 5 बिग्स कैटरेक्ट्स हैं, कैटरेक्ट्स और रैपिड्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये बताओगे?
कैटरेक्ट्स वही जहाँ से जंप करती है रिवर, ठीक है। बिग कैटरेक्ट्स है दैट्स लीड टू हिंडरिंग इन नेविगेशन इन ऑन रिवर नाइल, ठीक है। नेविगेशन को हिंडर कर रहा है, इससे वहाँ पे नाव वाव से आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े कैटरेक्ट्स हैं। रैपिड और कैटरेक्ट्स में क्या डिफरेंस है आप लोग एक बार देख लेना। रैपिड छोटा होता है, कैटरेक्ट्स बड़ा होता है। मैं हिंट दे रहा हूँ। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और कौन सा लेक इम्पोर्टेंट है? लेक अल्बर्ट। लेक अल्बर्ट, ये लेक अल्बर्ट कहाँ है? ये युगांडा और कॉन्गो के बीच में है। युगांडा और कॉन्गो के बीच में, युगांडा और कॉन्गो के बीच में लेक अल्बर्ट है। युगांडा और कॉन्गो के बीच में लेक अल्बर्ट है, इसको आप लोग याद करोगे। और ये रिफ्ट वैली लेक है, ठीक है। रिफ्ट वैली लेक है, इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। कौन सा? लेक अल्बर्ट। फिर लेक तंगानिका, लॉन्गेस्ट लेक है यहाँ का, तंगानिका, ठीक है। लेक तंगानिका ये किसके किसके बीच में है? बुरुंडी, तंजानिया, तंजानिका है तो तंजानिया भी ऐसे याद कर लो, जाम्बिया और कॉन्गो। मैपिंग करवा दूँ क्या? मैपिंग करवा दूंगा तो ये सब याद करना मैप से आसान होता है। फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। लेक तंजानिका लॉन्गेस्ट लेक है अफ्रीका का, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कॉन्गो। अगेन दिस इज ऑल्सो रिफ्ट वैली लेक। एक लेक विक्टोरिया को छोड़ के ना सब यहाँ पे जो भी मिलेगा इम्पोर्टेंट लेक वो रिफ्ट वैली लेक होगा। विक्टोरिया इज नॉट रिफ्ट वैली लेक। रिफ्ट वैली से इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है, बताते रहा हूँ। अगले टाइम यही आ जाएगा क्वेश्चन में। लेक विक्टोरिया इज रिफ्ट वैली लेक? नो, कंप्लीटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पूरा सरासर गलत है। सॉरी। फिर एक और बच जाता है लेक मालावी। मालावी इज बिटवीन, उसको लेक न्यासा भी बोलते हैं सर, ओके देख लेते हैं। ये मोजम्बिक, मोजम्बिक, मोजम्बिक और किसके किस बीच है? मालावी नाम है तो मालावी होगा ही यार, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तंजानिया, तंजानिया वहाँ पे देखे थे ना हम लोग, वहाँ पे क्या क्या देखे थे एक बार याद बता दूँ। लेक तंजानिका, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कॉन्गो। बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कॉन्गो। लेक मालावी में क्या होगा? मोजाम्बिक, मालावी और तंजानिया। MMT, एम एम फॉर मोजाम्बिक, एम फॉर मालावी, एम फॉर तंजानिया। MMT फॉर लेक मालावी, MMT फॉर लेक मालावी, ठीक है। MMT फॉर लेक मालावी, MMT फॉर लेक मालावी, ऐसा करके आपको याद करोगे। नेक्स्ट, इसको मैंने देख ही लिया हिंदी में, हिंदी मीडियम में भी। नेक्स्ट बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्टेटमेंट को इस तरह से इंटरचेंज किया जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव। बताओ भाई हीट वेव क्या होता है? हीट वेव, और नदन प्लेन में, बिहार में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर of a station reaches at least 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन। 30 डिग्री सेल्सियस में हीट वेव है क्या? अभी का टेम्परेचर क्या होगा? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हीट वेव हो रहा है क्या? नहीं। आगे देखते हैं। हीट वेव इज कंसिडर इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन्स। अब प्लेन में बोल रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस में हीट आ जाएगा और हिली रीजन में 40 डिग्री सेल्सियस में हीट आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि इस स्टेटमेंट को इंटरचेंज करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, जब दो, मैंने पहले भी बताया, जब दो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट देखते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि एग्जामिनर उसको आपसे गलत करवाना चाहता है, उसको इंटरचेंज करके। चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन। सॉरी, ये किसके लिए बोल रहा है? एक मिनट, मैं पहले ये कर लेता हूँ। हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन, ठीक है।
Heat wave is considered the maximum temperature of a station reaches at least 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन। हिली रीजन के लिए तो कम ही होगा ना भाई, वहाँ तो ऐसे ही थोड़ा बहुत ठंडा रहता है ज़्यादा इधर से। ठीक है, तो इसमें सिंपल स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया है एग्जामिनर ने। ठीक है, आप लोग हमको बताओगे कि नॉर्मल लैप्स ऑफ हीट रेट क्या बोलता है और हिली रीजन क्यों ठंडा होगा। ठीक है, तो हिली रीजन में जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो -6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जाके टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। यहाँ ट्रोपोस्फेयर तक के जो टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से घटेगा। ठीक है, अभी मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो -6 करके जाते रहेगा। तो पोल के पास कितना हाइट है ट्रोपोस्फेयर का, अराउंड 15 to 60 किलोमीटर। पोल के पास ट्रोपोस्फेयर में कितना होगा, 15 to 60 किलोमीटर। ओके, और सॉरी पोल के पास ना 6 किलोमीटर होगा, पोल के पास 6 किलोमीटर होगा। और इक्वेटर के पास कितना होगा हाइट, ट्रोपोस्फेयर का हाइट पूछ रहा हूँ मैं। ट्रोपो मीन्स क्या होता है ये पहले बताइए, ट्रोपो मीन्स क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर मीन्स क्या होता है, और इक्वेटर के पास क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन में इक्वेटर के पास खास करके 16 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा। तो -6 इंटू 16 कितना होता है भाई, 96, ये 98 के करीब हो जाएगा। और एवरेज टेम्परेचर मान लो 25 है, एवरेज टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 98 -25 करेंगे तो कितना होगा, अराउंड 63 to 64। तो 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा इक्वेटर के पास होगा। और 6 किलोमीटर जहाँ हाइट बताया वहाँ पे क्या होगा, 6 36 और 3 39 माइनस अगर टेम्परेचर एवरेज 20 है तो पोल के पास कितना हो जाएगा, 39 - 20 जो भी कर दोगे वही हो जाएगा। तो जितना जितना हाइट बढ़ेगा ट्रोपोस्फेयर में उतना ही कम टेम्परेचर होगा, यानी कि जो टेम्परेचर होगा इक्वेटर के पास सबसे कम होगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर मैंने पूछा, ट्रोपो मीन्स होता है मिक्सिंग ऑफ एयर। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ एयर होता है और ये अनस्टेबल होगा, इसीलिए प्लेन यहाँ पर फ्लाई नहीं कर पाती है। प्लेन कहाँ पे फ्लाई करती है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर एक और चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज़ ओजोन, ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, और जो हाँ सॉरी 2 टाइप का नहीं, ओजोन तो एक ही टाइप का होता है। जो भी अल्ट्रा यूवी रेज है वो 2 टाइप का होता है, और उसको उससे प्रोटेक्ट करता है, जिससे स्किन कैंसर और जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। तो उसको आप लोग देख लोगे, ओजोन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओजोन को कौन कौन सा जो गैसेज है उसको डिप्लीट कर रहा है, फ्लोरिलेटेड और रिलेटेड जो भी ये है HFC CFC, उसको आप लोग देख लोगे। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ओजोन के पर्सपेक्टिव से, कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट, वियना कन्वेंशन। कौन सा डे में ओजोन मनाया जाता है, 16 सितंबर 1900 कब हुआ था, 1987। ओके, तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब बताओगे आप लोग, जो ये यहाँ पे तो सिंपल सा दिखा ना, स्टेटमेंट इंटरचेंज हो रहा है। तो ये बताओगे कि जो ग्रेट प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन्स जो डिप्रेशन जो फॉर्म हुआ है, और जो भी एलुवियल जो सिल्ट और जो भी लाया गया है रिवर्स के थ्रू, उसके थ्रू जो ग्रेट प्लेन फॉर्म हुआ है, जो कहाँ से कहाँ तक के, आप लोग बताओगे, जो कहाँ से कहाँ तक के जो है ग्रेट प्लेन्स है, और ग्रेट प्लेन्स कहाँ पे नैरो है और कहाँ पे जो है उसका एक्सटेंशन ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, वेस्टर्न साइड में जो है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट द ग्रेट प्लेन्स इज़ लार्जर इन कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो इस एरिया में जो भी हॉट विंड बहती है, जिसको लोग हीट वेव बोल रहे हैं, उसको लू बोलते हैं। ठीक है, लू इज़ व्हाट इज़ लू, लू इज़ हाइपर एक्सट्रीमली ड्राई। लू क्या है, हाइपर एरिड, हाइपर एरिड विंड है, एक्सट्रीमली ड्राई है, फैटल है, वेरी हॉट विंड है, फ्लो करती है ग्रेट प्लेन से, काउजिंग हीट वेव। अब बताओ, बीपीएससी का क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो अर्ली मानसून सावर है, जो कि लोकल विंड से फॉर्म होती है, दैट इज़ नोन मैंगो सावर। और कौन कौन सा एरिया में मैंगो सावर, और मैंगो सावर को और क्या बोलते हैं,
ब्लूजम सावर्स, ये दोनों अलग अलग है, एक मैंगो को पकने के लिए, एक कॉफ़ी के लिए। ब्लूजम फॉर कॉफ़ी और मैंगो केरला और कर्नाटका वाला कोस्टी है। अर्ली मानसून सावर है, प्री मानसून सावर है, जो राइपनिंग ऑफ मैंगो को प्रमोट करता है। ठीक है। वेस्ट बंगाल रीजन में जो आंधी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं हम लोग इधर नॉर्थ वाले प्लेन में भी। ठीक है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में डब्ल्यू में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर। और एक चीज़ और बोलते हैं इसको, बारदोली, बारदोली कुछ करके बोलते हैं, चीला या कुछ करके बोलते हैं, आप लोग देख लोगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बारदोली कुछ करके। ये जो लोकल विंड है, जो प्री मानसून सावर है, इसी को हीट वेव को बोलता है। ठीक है, ये आप लोग देख लोगे। मैं एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग पर हिंदी में जल्दी से। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदान इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। हमने बताया है, जैसे ही डेटा दिखे अंडरलाइन। यदि किसी पहाड़ी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। नहीं, मैंने आपको जैसे दिखाया अंग्रेजी में कि इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। 30 डिग्री सेल्सियस किसके लिए होगा, 30 डिग्री सेल्सियस माउंटेनियस रीजन जो पर्वतीय पहाड़ी इलाका है उसके लिए, और 40 डिग्री सेल्सियस इसके लिए। दो सिमिलर टाइप का एक टाइप का स्टेटमेंट दिखे, ज़्यादा चांस है कि स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया गया है। सो इसलिए इसका आंसर विल बी ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38। ये सिंपल, अगर आपको आता है तो ऐसा क्वेश्चन करना है, नहीं तो छोड़ देना। अब इसमें सिंपल मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे, और जैकिस कार्टियर कहाँ से थे, सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ से थे, फर्डिक मैगलन कहाँ से थे। अगर ये आपको पता है तो आप मैच करो, क्योंकि इसमें है ना आपको दो दो एक कोलंबस कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, तो कोलंबस वाज फ्रॉम द इटली। अगर ये आपको पता है कि कोलंबस इटली से पता था, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच पाएंगे, एक ऑप्शन 3 के पास पहुँच जाएंगे। अब एक ऑप्शन 3 कहाँ पे है, दो स्टेटमेंट में है, तो 50-50 पे एटलीस्ट पहुँच गया। ठीक है। अच्छा, आप लोग हमको बताओगे ये जो फ्रेडिनांड मैगलन है ना, ये कहाँ पे थे, तो मैं बता दे रहा हूँ। फ्रेडिड मैगलन वाज द फ्रॉम द वेयर, पुर्तगाल, पुर्तगाल से थे। तो ये आपको अगर ये पता है ना, तो फिर देखो 4 और 1, 4 तो बी में भी है, बी का 4 मतलब कि ये इसने बता दिया। अगर आप 1 का 3 जानते हो, कोलंबस इटली से था, तो फिर ये बता दे रहा है कि जो जैकियस कार्टियर था ना, वो कहाँ से था, फ्रांस से था, तो उसने बता दिया है। अब आपको इसमें देखना होगा कि मैगलन कहाँ से था, मैगलन कहाँ से था। तो मैगलन, जैसा कि हमने आपको बताया, मैगलन वाज फ्रॉम पुर्तगाल। अब आप लोग हमको बताओगे कि जो मैगलन स्टेट है वो कहाँ पे है, मैगलन स्टेट जो है, मैगलन स्टेट और वो कहाँ पे है। ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैगलन स्टेट ये सदर्न चिली का जो टिप है, सदर्न टिप है, वहाँ पे मैगलन स्टेट है। और आप लोग उसको मैप पे एक बार देख लोगे, मैगलन मैगलन स्टेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द इमिरेट्स ऑफ यूएई। जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में इसको देखे थे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे, इमिरेट्स ऑफ दुबई कौन कौन सा होता है। चलो, ऑप्शन ए इज़ दुबई, ठीक है। शारजा, ठीक है। अजमान, सही है। जिद्दा, जिद्दा तो यहाँ पे नहीं है। जिद्दा इज़ फेमस पोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रेड सी इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में रेड सी के अराउंड एक फेमस पोर्ट है, जो जिसका क्या नाम है, जिद्दा है। उसी के बगल में एक फेमस होली प्लेस है, मैंने आपको बताया भी था, फेमस होली प्लेस ऑफ मुस्लिम। ठीक है। तो मुस्लिम के लिए फेमस प्लेस है, उसका नाम क्या है, मक्का। ठीक है, वेयर द प्रॉफिट मोहम्मद बॉर्न। तो देख लेते हैं, जिद्दा हट गया, यहाँ पे नहीं है। अच्छा देख, कुवैत देखो, कुवैत तो अलग सिटी है ना, बहरीन अलग सिटी है ना, तो ये इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ऐसे मैं अभी बता दे रहा हूँ, कुवैत और बहरीन तो ऐसे ही खत्म हो। 3-3 ऑप्शन दे रहा है कि लो आप गलत कर लो, मतलब इसको ऑप्शन को गलत कर लो। ठीक है। उसके बाद देखो, अल क्वाविन ऑप्शन बी में, फुजरिया, चलो नहीं पता। अल अल खामाई, ये भी नहीं पता।
रियाद, भाई ये तो कोई भी जानता है ना कि ये सऊदी अरबिया का कैपिटल है, तो फिर से मौका दे रहा है कि ये लो, ये भी गलत कर लो, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी, शारजा, अबू धाबी, आजमान, फुजरा, दुबई, फिर से बहरीन, फिर से कुवैत। मतलब बहरीन कुवैत दो दो बार आ गया यार, बच्चे मूर्ख नहीं है ना, तो ये तो हो ही गया गलत, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट है। तो चौथा स्टेटमेंट पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग पढ़ लेते हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमा, अल कुवैन, फुजरिया, रस अल खमाई, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, और यही लग रहा था, बाकी की जगह में तो बहरीन, कहीं कुवैत, कहीं कुछ है कुछ। तो एक बार हम लोग इसका जो लोकेशन है पर्शियन गल्फ के अराउंड, वो हम लोग देख लेते हैं। अब बताओगे आप लोग कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कौन सा स्ट्रेट जो है ये है, ठीक है। और ये भी हमको बताओगे कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ। जो देखो ये गल्फ पर्शिया, गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ना देयर स्टेट इज नोन एज, विच स्टेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, सॉरी, ये हमारा स्टेट ऑफ, ठीक है, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। सॉरी यार, रफ मैप कहीं देख लेते हैं। यहाँ पे है इराक, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है ईरान, ईरान, ईरान के बगल में क्या होगा, पाकिस्तान, ऊपर में अफ़गानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे ईरान, यहाँ पे इराक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इराक के बगल में, इराक के बगल में भी विल बी कुवैत, सिटी ऑफ कुवैत। कुवैत इज़ फेमस फॉर वही ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद कुवैत के बाद बहरीन, के बी, बी फॉर बहरीन, बहरीन के बाद कतर, के बी क्यू, के बी क्यू, कतर, ठीक है। उसके बाद यूएई, ये यूएई, इसके बगल में ओमान, और ये जो पर्शियन गल्फ जो है ना, और इसके गल्फ ऑफ ओमान के बीच में देयर इज़ फेमस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहीं पे है, यहाँ पे। और ये जो यूएई का टिप है ना, यूएई के टिप के ऊपर देयर इज़ टेरिटरी ऑफ ओमान, ठीक है। ये यूएई का ऐसा टिप है, यहाँ पे टेरिटरी ऑफ ओमान है, यही है हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। आप लोग बताओगे ईरान का, ईरान में हम लोग का फेमस पोर्ट कौन सा है, ठीक है, चाबहार पोर्ट जो है, उस पर कौन सा, क्या नाम है उसका, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, क्या शहीद बेहस्ती होगा, यस वही होगा, ओके। तो ये हम लोग देख लिया, और हमने क्या पूछा था, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में क्या है, स्टेट ऑफ बबलेमंडा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। द रिवर सुवर्णरेखा originates near which of the following villages, which of the following villages? ऑप्शन ए इज मंदार, मंदार कहाँ है भाई, मंदार हिल्स, वाका डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, देख लोगे बिहार पर्सपेक्टिव से। तो मंदार हिल्स इन बाका, केहाल, अनदर अनोन नेम, नागरी विलेज, नागरी विलेज कहाँ पे है, नियर रांची, ठीक। ओरमांझी, ये भी रांची में है, मैं कंफ्यूज था बिटवीन नागरी एंड नगरी विलेज एंड ओरमांझी, तो ये नगरी विलेज से ओरिजिनेट होती है। और फेमस वाटरफॉल का नाम बताओगे, सुवर्णरेखा पे कौन सा वाटरफॉल है, तो हुंडरू वाटरफॉल है सुवर्णरेखा रिवर पे, ठीक है। और ये नागरी विलेज से ओरिजिनेट होती है। ओरमांझी भी फेमस है, ये ओरमांझी जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, ठीक है, कराची के पास में ही है। तो ये आप लोग देख लोगे सुवर्णरेखा कहाँ से ओरिजिनेट करती है, किसको ज्वाइन करती है, या डायरेक्ट जाके बे ऑफ बंगाल में ट्रेन करती है। तो सुवर्णरेखा किसी को ज्वाइन नहीं करती है, कोई रिवर को, डायरेक्ट जो है वो रांची प्लेटू से निकल के जो छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है, और जाके कहाँ पे ड्रेन करती है, ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है।
अब छोटा नागपुर प्लेटू का दो पार्ट, जैसे कि ये हजारीबाग प्लेटू हो गया और ये रांची प्लेटू हो गया, इसके बीच से एक रिफ्ट रिवर निकलती है, उसका नाम आपको हमको बताओगे। दैट इज़ द फेमस रिवर नोन एज दामोदर। ठीक है, रिवर जो ये दोनों, ये हजारीबाग प्लेटू और दिस इज द रांची प्लेटू, और उसके बीच में कौन सा, दामोदर। दामोदर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। दिस कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर डज दामोदर ओरिजिनेट्स और वेयर इट ड्रेन्स। ठीक है, आई थिंक लातेहार डिस्ट्रिक्ट में नेतरहाट के करीब से दामोदर ओरिजिनेट होती है, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 40 तक के आज हम लोग का हो गया है। द नेक्स्ट विल बी 40 to 50। अगर आप लोग चाहोगे कि मैं शॉर्ट में करवा दूँ तो मैं वो भी करवा दूँगा, लेकिन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन इज कंसर्न, बिकॉज उसमें हम लोगों को पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबली, और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लिटरली। अगर आप उसको मिस करोगे ना तो सच में you should not miss the next upcoming lecture. So the next lecture will be related to polity and some questions of economy. In next video we will solve the up to 40 to 60 questions. ठीक है, now so thank you, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा एक बार आप लोग बता देना यार, मैं लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं बोलता हूँ किसी को, लेकिन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक, थैंक यू।